Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो यूनिट 2 का पार्ट 5 है और इस पार्ट 5 में हम रिसर्च पेपर राइटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो हमारे चार लेक्चर जो यूनिट 2 के हो चुके हैं उसमें हमने इसका प्रीवियस सिलेबस डिस्कस किया है। आइए देखते हैं क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हमने टेक्निकल रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था, थीसिस और प्रोजेक्ट राइटिंग के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा 7 C's ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, इन सब के बारे में हम यूनिट 1 में ही डिस्कशन कर चुके हैं। सीवी एंड रिज्यूमे राइटिंग के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो हैं आपका टेक्निकल रिसर्च पेपर राइटिंग, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में। देन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 7 में हम टेक्निकल प्रपोजल और पार्ट 8 में हम लेक्चर या फिर टेक्निकल लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं और हम टेक्निकल रिसर्च पेपर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। रिसर्च पेपर्स, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्निकल आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, टेक्निकल एंड रिसर्च आर्टिकल्स आर एसेंशियल टू ऑल फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट as they add to the existing knowledge and understanding of a particular topic or subject। यहाँ पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, ह्यूमैनिटीज का हो, मैनेजमेंट का हो, कोई सा भी फील्ड हो, सब में कुछ ना कुछ रिसर्च या कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हमेशा होता रहता है। तो उस एडवांसमेंट को जनरल पब्लिक के सामने लाने का जो काम होता है वो रिसर्च पेपर्स का होता है या फिर टेक्निकल आर्टिकल्स का होता है। टेक्निकल आर्टिकल्स आपके जनरल आर्टिकल्स से काफी डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंस क्या होता है वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। इसको हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकल आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो आपके किसी भी ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में होने वाले एडवांसमेंट को आपका पब्लिक के सामने लेके आते हैं, लोगों को उससे अवेयर कराते हैं और उनकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको उसके थ्रू अपडेट करते हैं। Writing a technical article that can be published in a professional journal or presented in a seminar or conference is a challenging task। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको अपना टेक्निकल जर्नल, हर जो आर्टिकल होता है टेक्निकल आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए स्पेशल टेक्निकल जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स बेसिकली टाइप ऑफ मैगजीन्स होती हैं जिसके अंदर जो कि आर्टिकल्स होते हैं या टेक्निकल आर्टिकल जो कि सिलेक्टेड होते हैं वो पब्लिश होते हैं। जर्नल्स के अंदर टेक्निकल आर्टिकल्स के लिए बहुत सारी एंट्रीज आती हैं। एक जर्नल में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 आर्टिकल छप सकते हैं, लेकिन एंट्रीज आती हैं 1000, 1200, 1500। अब उनमें से आपके केवल 10 या 15 आर्टिकल्स ही सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट होते हैं उनको काफी रेपुटेशन मिलती है, उनकी काफी अच्छी रेपुटेशन मार्केट में होती है। तो उन जर्नल्स में अपने टेक्निकल आर्टिकल पब्लिश करने के लिए देने के लिए आपको टेक्निकल आर्टिकल बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। ठीक है। Technical paper writing help in achieving academic and occupational goals by establishing the author presence in the professional world, along with giving a high degree of professional satisfaction and help in career advancement। ये technical papers ना केवल आपको एक professional satisfaction देते हैं, बल्कि आप जिस भी फील्ड में, अगर आप रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं तो ये आपके रिसर्च के फील्ड में आपकी रिकॉग्निशन को बढ़ाते हैं, आपकी रेपुटेशन को बढ़ाते हैं। आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा, आपकी प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और आपका जो करियर एडवांसमेंट है वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो टेक्निकल आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लिखना बहुत जरूरी तरीके से एक स्टूडेंट को आना चाहिए, बिकॉज आजकल रिसर्च के फील्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है और अगर आप रिसर्च के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं देन दिस शुड बी द मस्ट नो स्किल for you। ठीक है। So what is a technical article? A technical article is a written document describing, discussing or analyzing a systematic and organized research towards increasing the knowledge in a specific field। तो टेक्निकल आर्टिकल क्या है, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में लिखने के लिए काम आ सकती है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है, डिस्कस करता है, एनालाइज करता है और सिस्टमेटिकली एक रिसर्च को ऑर्गेनाइज तरीके से रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द नॉलेज इन अ स्पेसिफिक फील्ड, एक स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इट ट्रांसफर्स न्यू रिसर्च एंड फाइंडिंग्स टू अदर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। ये क्या करता है, ये आपकी जो न्यू रिसर्च और फाइंडिंग्स होती हैं या फिर जो भी आपके न्यू एडवांसमेंट होते हैं उनको ट्रांसफर करता है साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को इन द फील्ड बाय गिविंग अ सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ सम सर्वे, रिसर्च, फील्ड वर्क एंड अदर एक्टिविटीज। आप जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी सर्वे करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं या कुछ भी आप नया काम करते हैं जिसके थ्रू आपने एक नई खोज की है या फिर आपने एक नया कुछ भी डेटा जनरेट किया है या किसी एक नई फाइंडिंग्स को आपने रिसीव किया है, वो सब चीजें आप रिसर्च पेपर के थ्रू ही आप जनरल पब्लिक को या फिर आप जनरल डोमेन में उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं।
As it is an objective presentation of technical information, it explores one area of research and present an objective analysis and interpretation of facts, findings, inferences, suggestions, recommendations and conclusions. देखिए ऑब्जेक्टिव वर्ड आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन में बहुत देखने के लिए मिलेगा. इसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं. ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सिर्फ यही डिफरेंस होता है. ऑब्जेक्टिव अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो सबके लिए बिल्कुल सेम होगा. अगर मैं कोई स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव तरीके से बोल रहा हूं तो वो सबके लिए सेम होगा. लेकिन अगर कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है तो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट का अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं. टेक्निकल कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ज्यादा मायने दिए जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे टेक्निकल इंफॉर्मेशन को आप ऑब्जेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इट एक्सप्लोर्स वन एरिया ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च के एक एरिया को एक्सप्लोर करता है. प्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशन जो भी आपके फैक्ट्स या फाइंडिंग्स हैं उनको आप एक इंटरप्रेट करेंगे एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक ऐसी लैंग्वेज में जिससे कि हर कोई इसको समझ पाए और अपने सजेशन, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन देते हैं उस फाइंडिंग के बारे में. टेक्निकल आर्टिकल वर्सेस जनरल आर्टिकल. नाउ यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे कि हमारे जनरल आर्टिकल में और टेक्निकल आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है. टेक्निकल आर्टिकल डिफर फ्रॉम जनरल आर्टिकल इन स्टाइल, प्रेजेंटेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. आपका स्टाइल भी डिफरेंट होता है, आपका उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है और आपके जो आर्टिकल के लिखने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. एक जनरल आर्टिकल का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल या फिर आपके मैगजीन में जो कि आपकी नॉर्मल मैगजीन्स होती हैं, फिल्म मैगजीन, बॉलीवुड मैगजीन, इस तरह की जो मैगजीन्स होती हैं यानी जनरल एंटरटेनमेंट टाइप की मैगजीन जो होती हैं, उन मैगजीन्स में जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपके जनरल आर्टिकल्स कहलाते हैं. उनके अंदर कोई रिसर्च नहीं होती, उनके अंदर केवल व्यूज होते हैं. ठीक है, उनका प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होता है, वो बहुत कलरफुल तरीके से लिखे जाते हैं. कर्सिव राइटिंग में उसके अंदर कोई भी मतलब टेक्निकलिटी स्पेशली नहीं होती. ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव केवल एंटरटेन करना होता है. लेकिन जो आपके टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है. हम यहाँ पे काफी सारे डेमोज देखेंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि टेक्निकल आर्टिकल कैसे लिखा जाता है. उनका प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक फॉर्मल होता है जिसके अंदर डेटा, स्टैट्स, टेबल्स, फिगर्स, चार्ट्स, ये सब कुछ होते हैं. और उनका ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल क्लियर होता है कि हम ये जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं किसी भी रिसर्च की, उन रिसर्च फाइंडिंग्स को पब्लिक डोमेन तक ले जाना चाहते हैं. जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उस नॉलेज बेस में हम कुछ और नॉलेज वहां पे देना चाहते हैं. Unlike a general article that may follow any form and pattern, a technical article is highly formal in structure. तो पहला टेक्निकल आर्टिकल का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि वो हाईली फॉर्मल होता है. फॉर एग्जाम्पल, एनी टेक्निकल आर्टिकल इन अ प्रोफेशनल जर्नल हैज द सेम मेजर सेक्शन एज ऑल द अदर्स. Number 2, technical articles involve the use of technical vocabulary, जिनको हम jargons भी बोलते हैं, specialized terminology, graphic aids and a particular writing style. तो टेक्निकल आर्टिकल का क्या क्या डिफरेंस होगा जनरल आर्टिकल से. नंबर 1, फॉर्मल स्ट्रक्चर होती है टेक्निकल आर्टिकल में. नंबर 2, टेक्निकल वोकैबुलरी होती है, जार्गन्स बोलते हैं जिनको. स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी होती है. ग्राफिक एड्स जैसे कि ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होती हैं. एंड पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल. राइटिंग स्टाइल पर्टिकुलर होने का मतलब क्या है, जैसे कि हम देखेंगे और हमने इस बारे में बात भी की है कि जो आपका जो टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं वहां पे हम पर्सनल प्रोनाउंस को यूज नहीं करते हैं. वहां पे हम उसको हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा जो लिखने का स्टाइल होता है उस तरीके से लिखते हैं कि वी आर वर्किंग इन अ टीम और समथिंग इज बीइंग डन, रादर देन सेइंग कि आई हैव डन इट, आई वुड से दैट इट वाज डन. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है. एक स्टाइल जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. यहाँ पे बिल्कुल भी पर्सनल टच नहीं आना चाहिए टेक्निकल राइटिंग के अंदर. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ टेक्निकल आर्टिकल. आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, तो अगर देखा जाए तो हम दो तरह से टेक्निकल आर्टिकल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर 1, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल आर्टिकल्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स. ठीक है, अभी हम इनमें डिफरेंस देखेंगे. नंबर 2 जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है अप्रोच, कंटेंट एंड फंक्शन के बेसिस पे. तो हम दो तरह के आर्टिकल्स इसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं. वन आर द रिव्यू आर्टिकल्स एंड सेकेंड आर द रिसर्च आर्टिकल्स. सो लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन. Coming to the journal articles. Now, what are the journal articles? A journal article is the communication of technical information in a structured form as per the established pattern of article acceptance for publication in a particular journal.
मैंने आपको बताया था कि जर्नल इज अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, जिसके अंदर आपके 10, 15, 20 इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं और वो देखने में एक तरह की मैगजीन की तरह आपको दिखाई देगा। उसमें आपके सेलेक्टेड आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश किए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एज पर द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न, और हर जर्नल का अपना एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न होता है जो पहले से ही ऑथर को कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि अगर आप हमारे जर्नल के लिए आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉन्ट साइज होना चाहिए, हेडिंग का ये साइज होना चाहिए, ये फॉन्ट होना चाहिए, कौन सा कहाँ पे बोल्ड करना है, कहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट करना है, कहाँ पे सबस्क्रिप्ट करना है, वो सब चीजें आपको उसके फॉर्मेट में मिलती हैं। तो जो भी ऑथर होता है वो पहले से उन चीजों को अच्छे से समझ लेता है, उसी के बाद वो आर्टिकल लिखना शुरू करता है। तो एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, एंड अगर वो एक्सेप्टेबल है, अगर आपका लिखा हुआ आर्टिकल एक्सेप्टेबल है तभी वो जर्नल में पब्लिश होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो जनरल आर्टिकल क्या हो गया? अ कम्युनिकेशन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एज पर द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ आर्टिकल्स acceptable for publication in a particular journal. The form of a journal article is as important as its content. फॉर्मेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस आर्टिकल का कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज most journals follow a style guide that a technical writer has to use to structure the article. ठीक है, तो आपको जो भी जर्नल्स होते हैं वो हमेशा एक स्टाइल गाइड प्रोवाइड कराते हैं कि आपका आर्टिकल जो है वो इसी स्टाइल का होना चाहिए, अदरवाइज हम उसे अपने जर्नल में पब्लिश नहीं कर पाएंगे। अगर आप फॉर्मेट की गाइड देखना चाहते हैं कि किस तरह की गाइड आपके जर्नल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप ये जो लिंक आपको दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके एक फॉर्मेट गाइड देख सकते हैं कि जर्नल्स आपको किस तरह की गाइड देते हैं, किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, these style guides provide detailed writing instructions that may include guidelines about the preparation of text, organization, length, referencing system, and use of symbols, abbreviations, illustrations, unit symbols, and so on. ये स्टाइल गाइड्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, जहां पे हर चीज के बारे में बताया जाता है कि आपको कौन से फॉन्ट में लिखना है, किस तरह का टेक्स्ट आपको लिखना है, लेंथ आपको कितनी रखनी है, 4 पेज का हो सकता है, 3 पेज का हो सकता है, रेफरेंसिंग सिस्टम क्या है, आप एसआई सिस्टम में लिखना चाहते हैं, एमकेएस सिस्टम में लिखना चाहते हैं, या फिर आप सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहते हैं, यूज ऑफ सिंबल्स, कौन से सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं, एब्रीविएशंस आप यूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, टेबल्स किस तरह की होनी चाहिए, ज्यादा कलरफुल नहीं होनी चाहिए, ग्रे स्केल में होनी चाहिए, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर, और आपको उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, तभी आपका आर्टिकल जो है सेलेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। Coming to the second type of papers, which are considered to be the conference papers. A conference paper is a paper that the author has presented in a seminar, conference and workshop. देखिए, जो आपका जर्नल वाला रिसर्च आर्टिकल होता है या फिर जर्नल आर्टिकल होता है, जर्नल पेपर होता है, उस पेपर के लिए आपको केवल पेपर को सेंड करना होता है आपके जर्नल के पब्लिशर को। वो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद वो प्रिंट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं उसमें पेपर्स को पब्लिश करने से पहले आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपको कॉन्फ्रेंस में पेपर को प्रेजेंट करना होता है। तो वो पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हालांकि फॉर्मेट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, फॉर्मेट नॉर्मल देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन का एक नया एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस पेपर्स का फॉर्मेट भी डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जर्नल यू आर अप्लाइंग फॉर। As it is the written form of technical presentation, it follows the pattern in which it has been presented before the audience. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस पेपर होता है, जैसे आपने प्रेजेंट किया है ऑथर्स अपने कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल उसी फॉर्म में आप इसको प्रिंट करते हैं, उसी फॉर्म में आप इसको पब्लिश करते हैं। It may be published in the proceedings of the conference in which it has been presented. जनरली जर्नल्स जो होते हैं उनकी वॉल्यूम्स होती हैं, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, उन प्रोसीडिंग्स में, प्रोसीडिंग्स कोई स्पेशल चीज नहीं है, प्रोसीडिंग्स भी एक तरह का एक मैगजीन टाइप होती है जो कि आपके कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को शो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई 2001 में तो वो फर्स्ट प्रोसीडिंग कहलाएगी, सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई 2002 में तो वो सेकंड प्रोसीडिंग कहलाएगी, और कौन सी प्रोसीडिंग्स में आपका आर्टिकल छपता है आप उसको रेफरेंस उसका दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस पेपर्स जनरली कॉन्फ्रेंस में पहले प्रेजेंट किए जाते हैं एंड देन आप कॉन्फ्रेंस पेपर्स पब्लिश करते हैं। However, the academic value of a conference paper is usually less than that of a journal article. यहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी हमें चाहिए कि हमारा जो टेक्निकल आर्टिकल होता है उसकी एक वैल्यू होती है, उसको एक हमेशा क्रेडिट दिया जाता है। तो वो जो क्रेडिट होता है या फिर जो उसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू
जो आपका ये जो एकेडमिक फ्रेटर्निटी होती है या फिर आपके एकेडमिक्स में उसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। तो आप अगर यदि जर्नल पेपर लिख रहे हैं और एक कॉन्फ्रेंस पेपर लिख रहे हैं तो जर्नल पेपर की जो वैल्यू होती है वो कॉन्फ्रेंस पेपर से कहीं ज्यादा होती है। और इसका मेन रीजन क्या होता है? द मेन रीजन, ये जो आपको मैंने इटैलिक्स में लिख के दिया है, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको लिखने की कहीं पे जरूरत नहीं है। द मेन रीजन इज दैट द रिव्यूइंग प्रोसेस ऑफ जर्नल आर्टिकल इज यूजुअली मोर फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक देन दैट ऑफ सेमिनार पेपर्स. And moreover, editor of the professional journal usually receives a large number of articles. He or she may adopt strict norms and select only a few of them. आप समझ ही गए होंगे, जर्नल आर्टिकल्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जर्नल आर्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं। 2000 में से एक या फिर 1000 में से एक, और मे बी मोर देन दैट, अगर आप बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं तो। कॉन्फ्रेंस पेपर्स में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, तो वहां पे जनरली पेपर पब्लिश हो ही जाते हैं। अगर आपने वहां पे प्रेजेंटेशन दिया है तो पेपर विल ऑलवेज पब्लिश, राइट? तो इसीलिए जर्नल आर्टिकल में स्ट्रिक्ट मेजर होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कॉन्फ्रेंस आर्टिकल से कहीं ज्यादा होती है। नेक्स्ट, नंबर 3 इज द रिव्यू आर्टिकल. A review article is an evaluation and analysis of published work on a particular topic. जैसा कि नाम से क्लियर है, रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज को रिवाइज करना, राइट? तो अगर किसी ने कोई आर्टिकल, मान लीजिए मैं एक आर्टिकल पहले से पब्लिश कर चुका हूं, अब आप उस आर्टिकल में पढ़ने के बाद आपको लगा कि इसमें और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या फिर मैं इन आर्टिकल, 2-3 आर्टिकल आपने पढ़े, एक मैंने लिखा हुआ है, एक किसी और प्रोफेसर ने लिखा हुआ है और किसी और प्रोफेसर ने लिखा हुआ है, देन आपने उन तीनों आर्टिकल को पढ़ के एक उन तीनों की समरी या फिर उन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक आर्टिकल बनाया, तो आप जो आर्टिकल बनाएंगे उसको आप रिव्यू आर्टिकल बोलेंगे, क्योंकि उसमें आपका खुद का कोई रिसर्च वर्क नहीं है, आपने केवल दूसरे लोगों के रिसर्च वर्क को या दूसरे लोगों की स्टडी को आपने केवल स्टडी किया और उसके बेसिस पे आपने अपने व्यूज रिप्रेजेंट किए, तो वो कहलाता है आपका रिव्यू पेपर, ठीक है? The main purpose of a review article is to evaluate a published work in order to determine its academic value and research potential. तो मेन पर्पस जो होता है रिव्यू आर्टिकल का वो क्या होता है? टू इवेल्युएट द पब्लिश्ड वर्क, जो भी किसी ने पहले से वर्क पब्लिश किया हुआ है आप उसको इवेल्युएट करते हैं और उसकी एकेडमिक वैल्यू और रिसर्च पोटेंशियल को आप उसको फाइंड आउट करते हैं कि इसका रिसर्च पोटेंशियल कितना है। And number 4 is the research article. A research article is based on original research carried out by the author. आपने अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहता हूं तो मैंने एक प्रॉपर रिसर्च को कंडक्ट किया है, कैरी आउट किया है, और उस रिसर्च को करने के बाद मेरे कुछ रिजल्ट्स निकल के आए हैं और उन रिजल्ट्स को मैं प्रेजेंट करता हूं अपने रिसर्च आर्टिकल में। इट मे बी द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट carried out by the author or the result of a small scale study. ये एक स्टडी का छोटी सी आपने स्टडी की किसी की, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉइज की हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप एक किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कैसा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो सकता है, स्टडी प्रोजेक्ट भी हो सकता है। रिसर्च आर्टिकल्स कैन बी रिटन ऑन एनी ऑफ द टॉपिक. The research might have been carried out in the laboratory or in the field. आप रिसर्च को लेबोरेटरी में कंडक्ट कर सकते हैं या फिर आपकी रिसर्च जो है वो फील्ड बेस्ड भी हो सकती है. It might be theory based or a part of action research to develop certain methods, equipment, procedures, systems and so forth. ये theory based भी हो सकती है, completely theoretical research articles भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में लिख रहे हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में लिख रहे हैं या फिर किसी इंजीनियरिंग के डोमेन पे लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहां पे काफी हद तक वो न्यूमेरिकल या फिर इक्विपमेंट बेस्ड होगा, मेथड्स बेस्ड होगा, प्रोसीजर बेस्ड होगा, सिस्टम बेस्ड होगा, ठीक है? तो रिसर्च आर्टिकल किसी भी डोमेन में हो सकता है. The main purpose of a research article is to add to the existing knowledge, understanding and scope of a particular subject. अगर आपकी नॉलेज किसी स्पेसिफिक फील्ड में है और आप उसका कोई नया रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ती है किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड में. तो रिसर्च पेपर का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाए, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को थोड़ा सा अपडेट करे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए. A research article could be either published in a journal or presented in a conference in order to achieve its objective. आपका जो रिसर्च आर्टिकल है आप उसे चाहे तो जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं, आप उसे कॉन्फ्रेंस में भेज सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे बुक चैप्टर्स भी आपके होते हैं, आप बुक चैप्टर्स की फॉर्म में भी आप उनको क्रिएट कर सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि आप किस चॉइस के साथ जाना चाहते हैं. तो 4 तरीके के हमने रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज.
So now it's a time for testing your understanding. ये जो टेस्टिंग वाला जो सिस्टम है, ये मैंने आपका जो एक बुक है, रेफरेंस बुक, मैंने इसका रेफरेंस भी आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से मैंने ली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इन ये जो आपको एक टेस्ट दिया हुआ है, इसके थ्रू आप अपने आप को एक बार टेस्ट करने की कोशिश कीजिए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग अभी तक हुई है। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च पेपर। आपकी रिसर्च पेपर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं? A research paper is the most important form of expository discourse. It may be written on any topic of the subject, scientific, technical, social, cultural, etc. But the style is scholarly in nature. Scholarly कहते हैं जब हम किसी चीज में एक मतलब रिसर्च वाला एटीट्यूड लेके काम करते हैं, या फिर रिसर्च वाला एटीट्यूड लेके एक इंक्विसिटिव टाइप की हमारे अंदर एक क्वेरी होती है, एक जिज्ञासा होती है हमारे अंदर, तो रिसर्च पेपर का जो स्टाइल होता है वो बिल्कुल उसी तरीके का होता है। रिसर्च पेपर एक ऐसा डिस्कोर्स होता है, एक ऐसा मतलब मटेरियल होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि काफी रिसर्च के बाद बनाया जाता है। ठीक है, इट इज हाईली स्टाइलाइज्ड and contains a high concentration of certain writing techniques such as definitions, classification, interpretation, abstraction and description. ये एक बहुत ही हाईली स्टाइलाइज्ड होता है। हाईली स्टाइलाइज्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर स्टाइल फंक्शन या फिर इसके अंदर जो फॉर्मेलिटी होती है वो काफी अच्छी लेवल की होती है। ठीक है, और इसके अंदर हम जनरली डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, एब्स्ट्रैक्शन और डिस्क्रिप्शन, इन सब चीजों की बातें करते हैं। It is objective in nature. Again, objective का मतलब it should be very much precise and very much clear in nature. And the presentation of information is accurate, concise, direct and unambiguous. बिल्कुल accurate information होनी चाहिए, concise information होनी चाहिए, direct होनी चाहिए, और unambiguous का मतलब है जिसका meaning बिल्कुल clear हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपके जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनका रेफरेंस दिया जाता है दूसरे रिसर्च पेपर्स में। तो अगर आप उसके अंदर कोई गलत इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, देन इट वुड बी लाइक यू कैन से अ डिजास्टर फॉर द फर्दर रिसर्च, कि आपकी रिसर्च के बेसिस पे अदर रिसर्च की जाएंगी। तो या तो आपका वो पेपर डिस्कार्ड हो जाएगा, आपको जो आपकी जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है उसमें आपको बहुत ही गलत तरीके से देखा जाएगा, आपका इंप्रेशन बहुत बैड हो जाएगा, या फिर आप एक बहुत ही डिजास्टर को जन्म दे सकते हैं, आप एक बहुत डिजास्टरस रिसर्च को जन्म दे सकते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको ये बात यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाली बात होती है कि रिसर्च पेपर में कोई भी चीज आपको गलत नहीं लिख सकते हैं आप। Generally, it contains almost all the formal elements that a technical report includes. जो technical report के elements होते हैं वही सारे elements आपके एक research papers के भी होते हैं। Most research papers are characterized by the use of visual aids. Visual aids में आपके tables आते हैं, आपके graphs आते हैं, charts आते हैं, and the scientific, technical and specialized vocabulary. यानी यहाँ पे आप technical jargons use करते हैं, formal elements use करते हैं, technical report की तरह बिल्कुल उसी तरीके से इसका format भी होता है। इसका format हम अच्छे से discuss करेंगे। Every research paper is unified composition. Unified composition का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है, यहाँ पे कोई भी चीज सेपरेट आउट नहीं होती। Arising out of a study of a particular subject, assembling the relevant data and organizing and analyzing the same. आप बार बार एक शब्द, 2-3 शब्द जो हैं आपको जरूर दिख रहे होंगे। फॉर्मेलिटी, फॉर्मल जरूर होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कंपोजिशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, टेक्निकल जार्गन्स होने चाहिए। तो ये आपकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके रिसर्च पेपर की। ऑल इंपॉर्टेंट एनालिसिस हैव टू बी सपोर्टेड बाय एडिक्वेट एविडेंसेस। जो भी आप एनालिसिस वहां पे कर रहे हैं उनके पीछे एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए, एक कॉन्क्रीट रीजन होना चाहिए, एक एडिक्वेट एविडेंस होना चाहिए। बिना एविडेंस के आप कोई भी बात रिसर्च पेपर में नहीं करते हैं, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। Writing effective technical articles. Now coming to the structure of technical articles. अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम टेक्निकल आर्टिकल को लिख सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है। Technical articles are formal technical documents and are highly formal in structure. स्ट्रक्चर में बिल्कुल फॉर्मल होते हैं। Ensure objectivity, हम बात कर चुके हैं। Again, I'm telling you, there are 4 to 5 words which you need to remember every time. Number 1, formality. Number 2, organization. Number 3, technical jargons. Number 4, objectivity. ये 4-5 वर्ड्स अगर आप याद रखेंगे तो आप समझ जाइए कि आप टेक्निकल आर्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझ पाए हैं। The components of technical articles include title, authors, affiliations, keywords, list of symbols, abstraction, introduction, methodology, results, discussion, conclusion, appendices, acknowledgement and references. ये सारे आपके components होते हैं टेक्निकल आर्टिकल में। ये सारी हेडिंग्स वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो देख लेते हैं
तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। टाइटल से हम अपने रिसर्च पेपर की शुरुआत करते हैं, टाइटल के बाद हम ऑथर का नेम और उसके एफिलिएशन को वहां पे डालते हैं, देन हम वहां पे कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, लिस्ट ऑफ सिंबल्स हमारे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेथोडोलॉजी किस तरीके से हमने उस मेथड पे वर्क किया है, देन रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन, अपेंडिसेस एंड रेफरेंस। ये डायग्राम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, आप इसको अच्छे से एक बार अपने दिमाग में उतार लीजिए, जिससे कि आप इनके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकें, और अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, और उनका डेमो भी हम यहाँ पे एग्जांपल भी हम साथ में देखते चलेंगे कि किस तरीके से वो एग्जांपल के थ्रू आप देख लेंगे कि किस तरीके से टेक्निकल आर्टिकल में ये सब चीजें या सारे कंपोनेंट आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारा टाइटल। The title of a technical article is usually a long phrase that contains keywords and indicates the content of the article. जो भी आपके टेक्निकल पेपर का आर्टिकल है वो अपने आप में एक काफी ब्रेनस्टॉर्म्ड टाइप का एक स्टेटमेंट होता है, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है बताने के लिए कि ये पेपर किस चीज के बारे में है। The title of a research paper may be defined as the fewest possible words that adequately describe the contents of the paper. इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने कम से कम वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं वो यूज कीजिए, और वो सफिशिएंट होना चाहिए ये बताने के लिए कि आपके टेक्निकल आर्टिकल का जो मेन कंटेंट है वो क्या है। क्योंकि अगर देखिए, सबसे पहले जब हम टेक्निकल आर्टिकल देखेंगे आप सबसे पहले उसका टाइटल ही देखेंगे, अगर टाइटल ही आपके मतलब का नहीं है तो इट्स वेरी मच श्योर कि आप उस टेक्निकल आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे। तो टाइटल शुड बी वेरी मच क्लियर, टाइटल शुड बी वेरी मच यू कैन से इंफॉर्मेटिव, और जितने कम से कम वर्ड्स हो सकते हैं उतने कम से कम वर्ड्स आप वहां पे यूज कर सकते हैं। It ought to be a well studied and should give a definite and concise indication of the rest of the paper. इसको पढ़ते ही आपको पूरे rest of the paper का अंदाजा लग जाना चाहिए। Choose all the words in a title with great care and ensure that their association with one another is meaningful. आपस में जो एसोसिएशन है टाइटल के वर्ड्स का वो बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए, वहां पे कुछ भी इररिलेवेंट वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। Remember that the indexing and abstraction services depend heavily on the accuracy of title. आपका जो टाइटल का आपका जो रिसर्च पेपर है उसकी इंडेक्सिंग होती है गूगल पे या फिर कहीं पे भी जो आपके रेप्यूटेड इंडेक्स होते हैं वहां पे आपकी इंडेक्सिंग होती है, और उस इंडेक्सिंग में आपके टाइटल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो टाइटल को बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही स्पेसिफिक बनाना जरूरी है। Also, an improperly titled paper may be virtually lost and may never reach its intended audience. अगर आपने आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल आपके ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, बिकॉज आजकल गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आर्टिकल्स आते हैं। सो अगर आपका टेक्निकल आर्टिकल का टाइटल अच्छा नहीं है तो वो आपका कभी भी इंडेक्सिंग में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और उसको कभी भी कोई ये समझ लीजिए कि उसको कभी भी कोई साइट नहीं कर पाएगा। साइटेशन बहुत जरूरी होता है। साइटेशन का मतलब होता है किसी आर्टिकल का रेफरेंस देना। अगर मैं एक अच्छा आर्टिकल लिख रहा हूं तो फ्यूचर रिसर्चर्स जो होंगे वो मेरे आर्टिकल का साइटेशन देंगे या फिर मेरे आर्टिकल को रेफर करेंगे। वो रेफरेंस बहुत वैल्यू रखता है। वो रेफरेंस तभी मिल सकता है जब आपके टेक्निकल आर्टिकल का टाइटल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल प्रॉपर हो। An effective title की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? Is clear indication of the content of the paper. उससे बिल्कुल इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि पेपर का कंटेंट क्या है। Neither too short nor too long, ना ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा बड़ा। Contains specific and not general terms. Specific terms होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स होनी चाहिए, जनरल टर्म्स का वहां पे कोई यूज नहीं होता। Built on careful syntax, उसके अंदर कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सिंटेक्स होना चाहिए। A label and not a sentence. It should be a label. वहां पे सेंटेंस बनाने की कोशिश मत कीजिए कि वहां पे आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। नो, इट शुड बी अ लेबल ओनली। Avoids the use of common abbreviations, specific notations and reference numbers. वहां पे कोई भी रेफरेंस नंबर, कोई एब्रीविएशन, कोई स्पेसिफिक नोटेशन यूज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका टेक्निकल आर्टिकल में अगर एब्रीविएशन होगा तो उस एब्रीविएशन को देखने के लिए पेपर को पढ़ना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में टेक्निकल आर्टिकल को लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो टेक्निकल आर्टिकल का जो टाइटल है वो बहुत ही क्लियर, स्पेसिफिक, बहुत ही केयरफुल सिंटेक्स होना चाहिए उसका, स्पेसिफिक टर्म्स उसमें होनी चाहिए, और एक नॉर्मल या मॉडरेट टाइप की लेंथ उसकी होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये दो आर्टिकल्स के हेड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो आप देखेंगे पहले आर्टिकल का जो आपका टाइटल है वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल प्रेडिक्ट सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसमें आप नहीं बता सकते सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये केवल एक लेबल होता है। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी अपने आर्टिकल के टाइटल को एक सेंटेंस बनाने की कोशिश मत कीजिए,
वो मात्र एक लेबल होता है। इसी तरीके से दूसरे आर्टिकल का टाइटल है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरे आर्टिकल, इसका जो टाइटल है Predicting EFL vocabulary, reading and spelling in English as a foreign language using paired associate learning. Again, one another title, The role of positive psychology in improving employees' performance and organizational productivity, an experimental study. तो आप देख सकते हैं कि आपके जो टाइटल्स हैं वो छोटे से लेके बड़े, मतलब काफी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, मॉडरेट लेंथ उसकी हमें रखनी है। Coming to the next component, name, affiliations and address of authors. अब यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, टाइटल के बाद हम ऑथर्स का नाम लिखेंगे कि कौन कौन हमारे ऑथर्स हैं, उनके एफिलिएशंस क्या हैं। दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ टेक्निकल आर्टिकल। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द ऑथर फॉलोड बाय इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस। सबसे पहले नाम एंड देन इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस, कहां से वो बिलोंग करते हैं। इन द केस ऑफ अ मल्टी ऑथर पेपर, मल्टी ऑथर पेपर का मतलब क्या होता है, अगर एक ही ऑथर पेपर को लिख रहा है तो वो सिंगल ऑथर पेपर कहलाता है, और अगर एक पेपर को लिखने के लिए दो या दो से ज्यादा ऑथर्स कोलैबोरेट करते हैं, साथ में आपकी एक एग्जॉस्टिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो ऐसे पेपर जो होता है वो मल्टी ऑथर पेपर कहलाता है। जनरली जो आपके टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मल्टी ऑथर पेपर्स ही होते हैं। If different authors of the same paper have different addresses, the addresses are linked to the names using the superscripted indicators. जनरली अब अगर मान लीजिए दो ऑथर्स हैं, आपने ऑथर्स के नाम लिखे, अब दोनों ऑथर्स अगर एक जगह से बिलोंग नहीं करते तो आप उनके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, नाम के ऊपर आप एक छोटा सा लेटर लिख लेते हैं, या स्टार एस्ट्रिक लगा देते हैं, या फिर हैश लगा देते हैं, वो अभी आप देखेंगे, ठीक है। The addresses are placed either directly below the names of the author or in the form of footnotes. Footnotes होते हैं पेपर के एंड में जो नोट्स लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं आपके footnotes. Generally, the authors are listed in the order of importance to the experiment, the first author being acknowledged as the main author. आपके जो ऑथर्स होते हैं वो हमेशा एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। जो सबसे पहला नाम होता है वो मेजर ऑथर होता है या फिर वो मेन ऑथर होता है, और उसी को हम उस आर्टिकल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मानते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर होता है उस ऑर्डर की बेसिस पे जनरली ये बोला भी जाता है कि आई एम द फर्स्ट ऑथर ऑफ द पेपर। फर्स्ट ऑथर एक मेजर इंपॉर्टेंस रखता है, सेकेंड ऑथर थोड़ी कम इंपॉर्टेंस रखता है, थर्ड ऑथर जो होता है वो और भी कम इंपॉर्टेंस रखता है। So now coming to the example, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ये आपका टाइटल है जिसके बारे में पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेडिक्ट सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। नाउ ये आपके नेम्स हैं, ऑथर्स के नेम हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऑथर्स डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एफिलिएशंस, इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं। इस वजह से हमने उनके ऊपर क्या लगा दिया, सुपरस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल पिर्को राउटाकोस्की, इनके ऊपर जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो ए है। तो ए सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि ये किसी एक जगह से बिलोंग करते हैं। पिया अल ओरसिन ये बी जगह से बिलोंग करते हैं। एलिस एस कार्टर ये सी एफिलिएशन से बिलोंग करते हैं। और एने कैलिजॉइन ये डी एफिलिएशन से बिलोंग करते हैं। तो अब ये जो ए बी सी डी एफिलिएशन है इनको हमने नीचे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट करना। तो ये नेम्स हो गए और ये आपके एफिलिएशंस हो गए कि कहां से वे बिलोंग करते हैं। जैसे ए एफिलिएशन जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, एबो एकेडमी यूनिवर्सिटी, टुर्कू, फिनलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और एग्जांपल आपको मैं अभी जब रिसर्च पेपर दिखाऊंगा तब वहां पे आप देख सकते हैं। नंबर थर्ड कंपोनेंट है आपका कीवर्ड्स। Keywords are those pivotal and majorly important words which represent the central theme of entire research article or paper. ये keywords वो keywords होते हैं जो आपके research article को कुछ words में represent कर सकते हैं, जिनको पढ़ के हमें अंदाजा लग जाए कि ये article आखिर में किस बारे में है। Just by looking at these words, one can figure out what the research is all about. इन keywords के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को पता लग सकता है कि इस research का main central idea क्या है। These keywords are also used to search for the relevant research paper or technical article. जब भी किसी इंडेक्सिंग साइट पे आप जाएंगे, जिनका एड्रेस मैं आपको दूंगा, जब भी कभी इंडेक्सिंग साइट पे आप जाएंगे तो उस इंडेक्सिंग साइट पे आपको कीवर्ड्स ही टाइप करने होते हैं, और जैसे ही आप कीवर्ड टाइप करके एंटर हिट करते हैं आपको जो रिसर्च आर्टिकल्स मिलते हैं वो रिसर्च आर्टिकल्स उस कीवर्ड से रिलेटेड सारे रिसर्च आर्टिकल्स के इंडेक्स आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का है आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कीवर्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे कीवर्ड्स हम शो करते हैं, जैसे इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपका टाइटल हो गया, उसके नीचे आपके ऑथर्स हो गए, देन आपके एफिलिएशंस हो गए, देन आपके आर्टिकल इन्फो में आता है आपका कीवर्ड्स। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, BITSEA, CDI, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, प्री वर्बल, सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंस। तो जो कोई भी आर्टिकल, जो कोई भी व्यक्ति इन टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना चाहता है, जैसे ही वो
इंडेक्सिंग वाले सर्च बार में वो कोई भी कीवर्ड इनसे रिलेटेड डालेंगे, एंटर करेंगे, तो ये वाला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल भी उस इंडेक्स में उनको दिखाई देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी आपके कीवर्ड्स का एग्जांपल है। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? सब्जेक्टिव वेलबींग, हाउस होल्ड इनकम, HILDA। ठीक है, coming to the fourth component, that is abstract. The abstract is the most important element of the technical article. ये बहुत important आपका एक एलिमेंट होता है टेक्निकल आर्टिकल का। एब्स्ट्रैक्ट हैज टू मेन फंक्शंस। एक एब्स्ट्रैक्ट के दो मेन फंक्शंस होते हैं, टू एनेबल रीडर आइडेंटिफाई द बेसिक कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट क्विकली एंड एक्यूरेटली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स रेलेवेंस टू देयर इंटरेस्ट। यानी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के पेपर के बारे में एक पूरा आइडिया आप लगा सकते हैं कि इस पेपर में आपका बेसिकली क्या किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो पूरे पेपर की एक तरह से समरी होती है। ठीक है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के जनरली लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये पेपर मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं है। एंड नंबर 2, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल। एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीटअप करने के लिए भी आप एब्स्ट्रैक्ट्स लिखते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव। Descriptive abstract क्या होते हैं? Descriptive abstract talks about the article and briefly states what the article contains. Descriptive articles में generally आप एक briefing लिखते हैं पूरी article की, while the informative abstract summarizes the essential information in the article, focusing on the key fact, finding, observation, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल में आप केवल की फैक्ट्स और फाइंडिंग्स जो होते हैं या जो आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनकी समरी को लिखते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल में आप जो आर्टिकल है वो किस बारे में है केवल आप उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं। लेकिन इंफॉर्मेटिव में आप कुछ और स्टैट्स और की फिगर्स या की ऑब्जर्वेशंस को आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। As informative abstracts are more comprehensive and self-explanatory than descriptive articles, most professional journals prefer the former to the latter. यानी informational abstract या informative abstracts जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर वो ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं as compared to descriptive articles. The characteristics of an abstract are as follows. यहाँ पे हम characteristics के बारे में डिस्कशन करेंगे। It is as concise as possible and does not exceed 3% of the total length of the paper. यहाँ पे आपका ये जितना कंसाइज आप इसको रख सकते हैं उतना कंसाइज रखिए और टोटल पेपर की लेंथ के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेपर में 3000 वर्ड्स हैं तो 3% का मतलब ये है कि आप अराउंड उसमें 30 वर्ड्स तक आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में रख सकते हैं। ठीक है, It does not contain any bibliography, figure और table reference. Abstract के अंदर कोई भी टेबल का रेफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई फिगर नहीं होनी चाहिए, कोई भी आप इस तरह का एक्स्ट्रा एडिट चीज वहां पे आप नहीं डालते हैं। It does not contain any unfamiliar abbreviation or acronym. कोई भी abbreviation और acronym वहां पे नहीं डालेंगे आप। क्यों? क्योंकि abbreviation और acronym के लिए आपका पेपर है, जिसको पढ़ना होगा वो पेपर में पढ़ेगा। It is generally written after the paper is prepared. कभी भी abstract को आप पेपर से पहले बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि abstract जो होता है वो समरी होती है, इसके अंदर की एलिमेंट्स होते हैं, वो तभी बनाए जा सकते हैं जब आपने पेपर को पूरी तरीके से लिख लिया है। तो पेपर बनाने के बाद आपका abstract बनता है। The steps involved in preparing an abstract are mentioned below. आपके एब्स्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से जो स्टेप्स हैं आप फॉलो करते हैं। नंबर 1, रीड द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ द स्टडी टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, इससे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। स्कैन द समरी एंड कंक्लूजंस एट द एंड टू नोट डाउन द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। आपकी स्टडी की जो मेन फाइंडिंग्स हैं उनको नोट डाउन करिए। Read through the text for information on methodology adopted, new data and any other vital information. अपने पेपर का जो आपकी मेथोडोलॉजी है उसको आप अच्छे तरीके से स्कैन कीजिए, अच्छे से समझिए और जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कीजिए। एंड नेक्स्ट, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट अरेंजिंग द वेरियस आइटम्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर: ऑब्जेक्टिव, न्यू मेथोडोलॉजी और इक्विपमेंट यूज्ड, डेटा ऑफ फंडामेंटल वैल्यू एंड मेजर कंक्लूजन्स और कोरिलेशंस राइट। इन स्पेसिफिक स्टेप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। समराइज कर देता हूं मैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़िए, इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद मेथोडोलॉजी को पढ़िए, फिर कंक्लूजन को पढ़िए और वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और उनको एक प्रॉपर तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए, जनरली इन 3% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द पेपर, एंड दैट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट। मॉडिफाई एंड ट्रिम द एब्स्ट्रैक्ट टू द रिक्वायर्ड साइज। जितना ज्यादा हो सकता है उसको बार बार पढ़िए और बार बार मॉडिफाई करिए और उसको रिक्वायर्ड लेंथ तक लेके आइए। एब्स्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। इस पेपर का टाइटल है द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, उसके नीचे ऑथर्स हैं, देन एफिलिएशंस, देन कीवर्ड्स और आपका ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये एब्स्ट्रैक्ट आपके पेपर की समरी को रिप्रेजेंट करता है।
एक एग्जांपल और आप एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अगेन एन एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से आपका एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। तो आपको पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ही अंदाजा लग जाएगा कि क्या आपका आर्टिकल जो है वो कह रहा है। Coming to the next component, that is introduction. The main part of the technical article usually begins with an introduction that introduces the reader to the topic or research work under discussion. ये यहाँ पे आपका एक इंट्रोडक्शन देते हैं आप अपने रिसर्च पेपर का कि आपने बेसिकली इस पूरी रिसर्च में क्या किया है। This section helps the reader to understand the article as it includes facts that the reader must know in order to comprehend the discussion and analysis that follow. तो यहाँ पे आप बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप एक बैकग्राउंड सेट करते हैं कि हम इस पूरे रिसर्च आर्टिकल में क्या करने वाले हैं। A good article introduction may include some of the following elements. Number one, background, an objective description of the background of the problem or events and conditions that led to the problem under discussion. यानी आपको इस रिसर्च को करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो आप इंट्रोडक्शन में सेट करते हैं, वो आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि इस रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या थी। Research status, the status of research related to the problem and the need of the present research. इस समय जो भी रिसर्च आपने की है उसका प्रेजेंट स्टेटस ग्लोबली क्या है, क्योंकि आपने लिटरेचर सर्वे जरूर किया होगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि एक रिसर्च पेपर को लिखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो लिटरेचर सर्वे होता है। अपने टॉपिक से रिलेटेड आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद आप सबसे पहले आप लिटरेचर सर्वे करते हैं। तो उस लिटरेचर सर्वे के थ्रू आपको पता लगता है कि आपकी जिस फील्ड में आप कंडक्ट करना चाहते हैं रिसर्च को, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो वो आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं। Number 3 is the purpose, aims and objectives of the research or investigation. आप इंट्रोडक्शन में पर्पस बताते हैं कि आपके इस रिसर्च पेपर का मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस इन्वेस्टिगेशन का मेन आपका मोटो क्या है। Number 4, significance, the significance of the work under discussion. यानी जो भी वर्क आपने किया है रिसर्च में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वो किसी चीज को वैल्यू, क्या वो किसी चीज में कोई वैल्यू एडिशन करता है या फिर वो केवल स्टडी है। अगर वो स्टडी है तो वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, आप केवल वहां पे अपने व्यूज प्रेजेंट करेंगे। नंबर 5, मेथड्स और प्रोसीजर्स यूज्ड टू कैरी आउट द रिसर्च वर्क एंड द रैशनले फॉर स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने किस तरह के मेथड्स वहां पे यूटिलाइज किए हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप इंट्रोडक्शन में देंगे। द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटेड, जो भी आपने प्रॉब्लम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट की है उसका स्कोप क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, जनरल लाइफ में आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन में भी आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन का एग्जांपल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन जहां पे आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये जो आपको इंट्रोडक्शन के नीचे जो आपको दे रखा है, दिस इज कॉल्ड योर फुटनोट। फुटनोट का मतलब होता है पेपर के एंड में, यानी बिल्कुल बॉटम पे जो आपके नोट दिए जाते हैं, फुट पे जो नोट दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फुटनोट्स। Number 6 is the methodology. While writing a technical article, certain methods and material need to be used to carry out the investigation. आपने कुछ ना कुछ मटेरियल या कुछ ना कुछ मेथड यूज किया होगा, उसका जो पूरा का पूरा उस इन्वेस्टिगेशन में जो पूरा मेथड या मटेरियल आपने यूज किया है वो आप मेथोडोलॉजी में डालते हैं। The professional value of an investigation largely depends upon using appropriate methods and materials. आपकी जो भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है, कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं तो उसकी प्रोफेशनल वैल्यू आपके मेथड्स और मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती है। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग्स, द मटेरियल्स एंड द मेथड्स यूज्ड नीड टू बी डिस्क्राइब्ड अलोंग विद द रैशनले फॉर यूजिंग दैम। जो भी आपका प्रिंसिपल है, जिस भी रैशनल पे आप वर्क कर रहे हैं, उस रैशनल पे वर्क करने के साथ साथ आपने क्या मटेरियल, क्या मेथड्स यूज किए हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन करने होते हैं। ठीक है, This may involve, methodology में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, an objective description of materials that were used to conduct the investigation, कौन कौन से materials आपने यूज किए, conditions under which the work was done, क्या conditions थी, methods of the data collection, आपने data collection कैसे किया, क्वेश्चनर के थ्रू किया, सर्वे के थ्रू किया, या फिर आपने पर्सनल इंटरव्यूज के थ्रू किया, the procedures for investigating the situation and problem, आपने किस प्रोसीजर से अपने जो प्रॉब्लम है या सिचुएशन है उसको इन्वेस्टिगेट किया, एंड द क्राइटेरिया ऑफ सर्वे, और सर्वे का आपका क्राइटेरिया क्या था। मेथोडोलॉजी आपको इस तरीके की दिख सकती है किसी भी पेपर में, तो आप देखेंगे तो मेथोडोलॉजी जो होगी उसके अंदर सब हेडिंग्स भी होती हैं, उसके अंदर सब पॉइंट्स भी होते हैं, वहां पे आप प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। कमिंग टू द सेवेंथ component, that is the result and findings. This is the main part of the article as it represents the results or findings of the investigation. यहाँ पे आप अपने जो आपने पूरा रिसर्च किया है उसके रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स को आप यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। दिस सेक्शन इज कंसर्न विद व्हाट वाज डन। यहाँ पे आपका मेजर एम्फेसिस होता है
क्या किया गया है आपकी रिसर्च में, व्हाट हैपेंड और व्हाट वाज लुक्ड इनटू, यानी क्या आपने वहां से निकाला है, क्या आपका रिजल्ट रहा है, वो आप यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इट फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट्स द आउटकम, रिजल्ट एंड फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च। ये आपका फैक्ट्स के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड होता है और ऑब्जेक्टिवली बिल्कुल क्लियरली प्रेजेंट करता है आपके आउटकम को, आपके रिजल्ट्स को और आपके रिसर्च की फाइंडिंग्स को। It is usually divided into sections and subsections with well-structured and clear headings and subheadings. यानी ये भी आपका sections और subsections में divided होता है। आपकी headings जो होती हैं वो बिल्कुल clear होनी चाहिए। This section should be written as carefully as possible because the value of the article depends on the relevance of its results. देखिए article का जो proper outcome है वो basically आपका result है। अगर आपका result ही ठीक नहीं होगा तो उस situation में आपके article की कोई value नहीं होगी। तो result बहुत ही carefully आपका लिखा जाना चाहिए। ये आपका रिजल्ट का एग्जाम्पल है, रिजल्ट किस तरीके से लिखा जाता है पेपर में, आपको किस तरीके से रिजल्ट आपको लिखा मिलेगा। कमिंग टू द 8th कंपोनेंट, दिस इज डिस्कशन। This section presents an analytical discussion of the results and findings of the investigation. जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया, अब उसके ऊपर आप अपने व्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। तो डिस्कशन वाले कंपोनेंट में आप इलेबोरेशन करते हैं, आप अपने रिजल्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। As it conveys the significance and meaning of the finding to the reader, it analyzes the causes, implications and significance of these findings. जो भी findings आपकी आई हैं उनका significance क्या है, उनको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, उसका elaboration, उसका explanation आप discussion में देते हैं। Moreover, it establishes a link between the finding and the existing research in the concerned area. जो भी इस समय रिसर्च का स्टेटस है, उस स्टेटस से आपने क्या इंप्रूवमेंट किया है या फिर आपका रिसर्च किस तरीके से लिंक करता है, वो आपका डिस्कशन जो है सेट करता है। 9th component is the conclusion. This section concludes the article by summarizing the important highlights of the article. इस conclusion में आप important highlights या फिर important takeaways जो होते हैं वो basically आप यहाँ पे conclusion में discuss करते हैं। It may contain recommendations that are based on the result and discussion. ये recommendation दे सकता है। It may also indicate the need and nature of further work in the concerned area. और ये भी scope दे सकता है, ये भी बता सकता है कि इस रिसर्च के फील्ड में या फिर जहां पे मैंने रिसर्च किया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर लिखा तो मैं अपने कंक्लूजन वाले एरिया में बेसिकली बता सकता हूं कि इस रिसर्च फील्ड में और किस किस टॉपिक के ऊपर या और किस जगह पे रिसर्च की जा सकती है, किस डायरेक्शन में रिसर्च की जा सकती है। तो कंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स, फॉर लिटरेचर सर्वेयर्स, जहां से उनको पता लगता है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकता हूं। कंक्लूजन जनरली देखने में ऐसा दिखाई देता है। Then coming to the appendices, a technical article may contain appendices. Appendices का मतलब क्या होता है, कुछ additional articles या appendix, कुछ additional extensions जो कि आप main paper में include नहीं कर सकते just because of the space restrictions, तो उनको आप पेपर के एंड में आप इंक्लूड कर देते हैं। The appendix contains supporting material or data that is kept separate from the main body of the article to avoid interrupting the line of development of the article. For example, अगर आपको कोई एक टेबल रिप्रेजेंट करनी है, मान लीजिए काफी लंबी टेबल है जिसमें आपने सर्वे किया हुआ है, तो वो टेबल अगर आप टेक्निकल आर्टिकल के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्लो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, वो टेबल आप अपेंडिक्स में डाल देते हैं, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, इस तरीके से करके। 11th is the list of symbols. Standard abbreviations can be used. It is good practice to give a full version of followed by the abbreviation within parentheses at the first occurrence. Thereafter, only the abbreviated form may be used. अगर आप कोई abbreviation यूज कर रहे हैं या कोई सिंबल यूज कर रहे हैं, तो जब आप पहली बार उसको यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन आप पैरेंथेसिस यानी आप ब्रैकेट्स में दे सकते हैं और उसके बाद आप उस abbreviation को यूज कर सकते हैं। One or two letter symbol may be used to represent physical quantities, units or chemical elements. आपके सिंबल्स जनरली फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो सिंबल्स आप यूज कर रहे हैं, कभी कभी एक सिंबल का डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो आप जो सिंबल यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक लिस्ट ऑफ सिंबल्स देते हैं। यूज ओनली स्टैंडर्ड सिंबल्स, हमेशा स्टैंडर्ड सिंबल को यूज कीजिए, अपने मन से कोई भी सिंबल्स मत बनाइए। All symbols other than those are in common use must be explained in nomenclature section. अगर आप कोई ऐसा सिंबल यूज कर रहे हैं जिसका मीनिंग लोगों को क्लियर ना हो, तो आप उसे एक nomenclature नाम का एक अलग से सेक्शन बना सकते हैं, वहां पे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Names of units and their abbreviation should conform to the standard practices. जो भी नाम या जो भी आप यूनिट्स यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। The most appropriate system
इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर आप कोई मैथमेटिकल टाइप का पेपर लिख रहे हैं तो SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट का सिस्टम जो होता है वो सबसे स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, आपको हमेशा वही यूज करना चाहिए। जनरली लिस्ट ऑफ सिंबल्स जो होती है वो इस तरीके से आपकी दी जाती है, जिससे कि आपका पेपर पढ़ने वाले व्यक्ति को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके ऑडियंस की बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपके दिए गए सिंबल्स का मीनिंग क्या है। Next is the references. Next component is references. This section may contain references to books, journals, reports, dissertations or published government documents and so on used in the article. आपने जो भी आर्टिकल्स पढ़े हैं या जहां से भी आपने रेफरेंस लिए हैं, ऑब्वियस सी बात है रिसर्च करने के लिए आपको बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, तो उस लिटरेचर का जो भी आपका रेफरेंस होता है वो आपके रेफरेंसेस में दिया जाता है। It may use the referencing method approved in the particular discipline to which the article belong. Generally reference देने का तरीका भी एक फॉर्मेट में बिल्कुल आपके दिया होता है, जर्नल के फॉर्मेट में, कि किस तरीके से आप रेफरेंसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रिसर्च आर्टिकल्स के रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, तो पहले रेफरेंसेस और दूसरे रेफरेंसेस में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो फॉर्मेट का डिफरेंस है ये बेसिकली जर्नल टू जर्नल वेरी करता है। So now it's time to testing yourself. Just pause the video for 5 minutes and try to do these questions. Again, this exercise has been taken from the reference book, which I have already mentioned in the description. So please pause the video for 5 minutes and try these questions. I hope you paused the video and you completed the task. Now coming to the next point, writing strategies. अब हम बात करेंगे कि अब तक हमने बात किया कि कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे टेक्निकल आर्टिकल के। अब हम बात करेंगे कि हमारी राइटिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं एक अच्छा टेक्निकल आर्टिकल लिखने की। A technical article is a formal, structured and objective presentation of technical information. हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, and we need to adopt effective writing strategies in order to deliver the material effectively. हमें कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं लिखने के लिए, तभी हम एक अच्छा मटेरियल जो है वो आपका आउटपुट के तौर पे दे सकते हैं। Whether we have to write a short review article or a lengthy research paper, we need to plan and organize it well. जब तक आप एक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छा आर्टिकल कभी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर वर्क प्लान क्रिएट करना होता है। The following steps will help us to plan, organize and write our article systematically. कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम प्रॉपर तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये आपके स्टेप्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करें तो हम एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। तो एक एक करके ये मैंने आपको एक प्रॉपर फ्लो डायग्राम दिया है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमें आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। तो एक एक स्टेप्स हम जरा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। Planning for an article should start with defining the problem. This is the first step. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब आप अपनी एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाती है। In order to write an article effectively, the author needs to analyze the problem that he wants to discuss objectively. जो भी आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को, और उसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई वांट टू प्रेजेंट और डिस्कस इन माय आर्टिकल। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन मिल गई है। Defining the problem will also help in deciding the approach, content and methodology. आपकी प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है वो आपकी अप्रोच, कंटेंट और मेथोडोलॉजी को डिफाइन करने में भी आपकी हेल्प करती है। The problem may be written down in the form of a statement and this problem statement could be the guiding principle for writing the article. तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रॉब्लम को डिफाइन करना। आपके पास इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। Number 2 is analyze the problem. The purpose of writing an article needs to be defined in order to write the result-oriented and need-based paper. आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के बाद अब आपको एनालाइज करना है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है टू मैन्युफैक्चर और टू क्रिएट अ रेफ्रिजरेटर विच कैन रन ऑन सोलर एनर्जी। अब ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद अब मुझे एनालाइज करना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ेंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है व्हाई डू आई वांट टू राइट दिस आर्टिकल। ये मेरा एनालिसिस हो सकता है प्रॉब्लम का कि आखिर जरूरत क्या है इस चीज की, क्यों करना चाहता हूं मैं ये। तो जब तक मुझे वो चीज क्लियर नहीं होगी तब तक मैं अपने आर्टिकल को प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाऊंगा। Defining and analyzing the purpose will help in making the article relevant and effective. अगर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और आप उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास रेलेवेंस और इफेक्टिवनेस दोनों चीजें होंगी आपके पेपर के अंदर।
ठीक है। As the aim of the research needs to be mentioned in the abstract of the article, the objective of the research should be written in a sentence. क्योंकि आपको आपकी रिसर्च का एम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में भी लिखना पड़ेगा, तो इसी वजह से एनालिसिस करने के बाद आपके पास जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो एक सेंटेंस के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर 3, डू द लिटरेचर सर्वे। इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो उस फील्ड में जो रिसर्च पहले हो चुकी है सबसे पहले आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। लिटरेचर सर्वे इज एन एसेंशियल सेगमेंट ऑफ एनी क्रेडिबल रिसर्च एंड इज सेंट्रल टू द राइटिंग ऑफ टेक्निकल आर्टिकल्स। लिटरेचर सर्वे जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेक्निकल आर्टिकल को लिखने के लिए। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक टेक्निकल आर्टिकल विदाउट लिटरेचर सर्वे लिख पाएं। Survey of existing literature is essential to be informed about the latest research in the area of investigation, which helps to give the theoretical foundation to the article. आपके आर्टिकल को जो theoretical foundation देगा या जो बेस होगा जिसके बेसिस पे आप अपना आर्टिकल लिखेंगे या जिसके बेस पे आप अपनी रिसर्च करना शुरू करेंगे, वो आपको लिटरेचर सर्वे ही प्रोवाइड करा सकता है। It also helps to correlate the article to the mainstream of scientific literature in the field. ये आपका जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो पहले से होती आ रही है उससे रिलेट करने का काम भी करता है, तभी आप उससे रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस स्पेसिफिक फील्ड में कहां तक रिसर्च हो चुकी है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। The following suggestions will help in survey of effective literature. Bibliography card should be made for each journal, article, book, magazine, etc. सबसे पहले बिब्लियोग्राफी कार्ड बनाइए। कौन कौन से बिब्लियोग्राफी कार्ड का मतलब क्या है कि आप नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से बुक्स और आर्टिकल्स को आप फॉलो कर रहे हैं एज अ लिटरेचर सर्वे। द एंट्रीज इन द कार्ड इंक्लूड द नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल, पब्लिकेशन डिटेल्स, एवरीथिंग। ये सारे आर्टिकल्स के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आपको रेफरेंसेस में रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें आप उस कार्ड पे लिख लीजिए। A literature search for all the related information can be conducted by browsing through relevant journals, books and magazines. Journals, books and magazines को पढ़ के आप वहां से relevant information निकाल सकते हैं। A keyword search through library databases or World Wide Web and electronic databases can also be very much fruitful. आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, आप इंडेक्स कार्ड मेंटेन कर सकते हैं, साथ में आप जो भी अपना मटेरियल लिख रहे हैं, जो भी चीजें जॉट डाउन कर रहे हैं, आप उनको इलेक्ट्रॉनिक फाइल में हमेशा मेंटेन करके रखिए। एंड रिसर्च नोट शुड बी प्रिपेयर्ड। अपने रिसर्च नोट्स को आप प्रिपेयर कीजिए जिससे कि आप अपने लिटरेचर सर्वे को प्रॉपर्ली कंडक्ट कर सकें। नंबर 4 इज एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपनी कलेक्ट की है अब उसको एनालाइज कीजिए और उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। द राइटर नीड्स टू एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द मटेरियल प्रॉपर्ली। इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड मेक कंपैरेटिव एनालिसिस। जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली है उसको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कीजिए और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बुक से कुछ इंफॉर्मेशन मिली, दूसरी बुक से कुछ इंफॉर्मेशन मिली, तो आप उन दोनों को कंपेयर कीजिए। We may also develop an outline by choosing the central idea, main ideas or the major supporting ideas and developing the detail. आप वहां से सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए कि आपका सेंट्रल आइडिया क्या है, मेजर आइडियाज क्या है, सपोर्टिंग आइडियाज क्या है, उसके बेसिस पे आप अपने पेपर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। देन राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट आपका वो ड्राफ्ट होता है जो कि आपके पेपर का स्केलेटन होता है। आप सबसे पहले उसको फर्स्ट ड्राफ्ट की फॉर्म में लिखिए जो फर्दर अपडेट जिसमें किए जा सके। We need to ensure that the article is divided into manageable sections with appropriate headings and subheadings. जो भी appropriate headings और subheadings आपको चाहिए वो आप अपने first draft में डालिए। Be focused on the objectives of the article and use simple and direct language. अपने आर्टिकल में हमेशा सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज कीजिए और ऑब्जेक्टिविटी पे खास ध्यान दीजिए। रिव्यू एंड रिवाइज। जो भी आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा है अब टाइम है उसको रिवाइज करने का। Once the rough draft of the article has been written, it should be reviewed, edited and revised in order to improve the quality of its content and presentation. जो भी आपने लिखा है आप उसको रिव्यू कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसमें गलतियां निकालिए, जो भी गलतियां उनको रिमूव कीजिए और अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन को आप धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए। रिव्यूइंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वेदर द आर्टिकल अचीव्ड इट्स पर्पस, whereas editing involves correcting its style, grammar, spelling and punctuation. Reviewing का मतलब होता है कि आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके आर्टिकल का पर्पस पूरा हो रहा है, और एडिटिंग का मतलब होता है कि आप उसके अंदर स्टाइल, ग्रामर, स्पेलिंग या पंक्चुएशन, ये सब चीजों की आप एरर जो है उनको आप एलिमिनेट करते हैं। रिवाइजिंग फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल। आपके रिवीजन का मेन पर्पस होता है कि आप अपने आर्टिकल की लैंग्वेज और कंटेंट दोनों को रिफाइन करें, इंप्रूव करें। एंड नंबर 7, राइट द फाइनल ड्राफ्ट। फाइनली आप अपना एक फाइनल ड्राफ्ट लिखते हैं
Once the rough draft of the article has been reviewed and revised, the final draft can be written. While writing the final draft, following points should be taken care of. Number 1, principles of technical style should be taken care of. टेक्निकल राइटिंग होनी चाहिए, जनरल आर्टिकल को मत बना दीजिएगा उसको। रिसर्च आर्टिकल करने के लिए आपका टेक्निकल एस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो स्टाइल जो है वो आपका टेक्निकल ही होना चाहिए। अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स एंड टेक्निकल टर्म्स शुड बी यूज्ड, उस डोमेन से रिलेटेड जितने भी अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपने यूज किए हो। वोकैबुलरी को यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है। द आर्टिकल शुड बी ऑब्जेक्टिव, इम्पर्सनल, क्लियर, कंसाइज, डायरेक्ट एंड रीडेबल। ऑब्जेक्टिविटी वहां पे हो, इम्पर्सनैलिटी हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, डायरेक्ट हो और बिल्कुल रीडेबल होना चाहिए। Precise and specific words, short sentences and meaningful paragraphs should be used. Meaningful paragraph हो, हर चीज का मतलब, हर सेंटेंस का मतलब क्लियर हो और शॉर्ट सेंटेंसेस आप वहां पे यूज करें। Appropriate linking devices should be used. Linking devices का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे phrases होते हैं जो आपके एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक करते हैं, ऐसे linking devices आपको वहां पे यूज करनी चाहिए। Graphic highlighting technique should be applied to improve readability and comprehension. आपके पेपर की रीडेबिलिटी के लिए आप ग्राफिक हाइलाइटिंग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी टेक्स्ट को अच्छे तरीके से शो करने के लिए आप उसके बैकग्राउंड को ब्लैक करके और फॉन्ट को व्हाइट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी एम्फेसाइज, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो आप उनको बोल्ड में या फिर आप उनको अंडरलाइन करके आप वहां पे शो कर सकते हैं। You can visit the following links to read and review the research papers of your choice and interest. ये 3 लिंक्स मैंने आपको दिए हुए हैं। साइंस डायरेक्ट, जो कि आपकी एक इंडेक्सिंग साइट है जहां पे आपको काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। साई हब जो है वो आपका आर्टिकल्स को डाउनलोड करने का एक वेबसाइट है। किसी भी आर्टिकल का DOI एक वेब लिंक होता है, उसको आप अगर आप साई हब पे पेस्ट करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे तो आपको वो आर्टिकल जो है PDF फॉर्म में जनरली मिल जाता है। इसके अलावा scholar.google.com पे भी आप काफी सारे आर्टिकल्स जो है वो पढ़ सकते हैं। Now we are going to look at 3 examples. हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च आर्टिकल बेसिकली कैसा दिखता है। अब तक हमने जो भी चीजें रिसर्च आर्टिकल के बारे में पढ़ी हैं, 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम कोशिश करेंगे उन रिसर्च आर्टिकल्स को देखने की, जिससे कि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि एक्चुअल में रिसर्च आर्टिकल पूरा बनने के बाद कैसे कैसे दिखता है, और जो हमने कंपोनेंट्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की हैं, क्या वो रिसर्च आर्टिकल में आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। वो जो 3 आर्टिकल्स मैं आपको यहाँ पे आज शो करने वाला हूँ, वो तीनों आर्टिकल्स जब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो वहां पे आपको PDF की फॉर्म में वो नोट्स के साथ ही आपको अपेंडिक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके दिया गया है। आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे ऐड हो सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए उन आर्टिकल्स को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आर्टिकल है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस आर्टिकल का सबसे ऊपर आपके आर्टिकल की हेडिंग है, ये आपका जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से बिलोंग करता है। ये इस जर्नल का जो नाम है वो है जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इसके नीचे आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेडिक्ट सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, ये इसका एक टेक्निकल बेसिकली टाइटल है। इसके नीचे आपके ऑथर्स हैं, ऑथर्स से नीचे जो है आपका एफिलिएशंस हैं, देन आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। इस एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। इंट्रोडक्शन से नीचे ये आपके फुटनोट्स दिए गए हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग ऑथर्स कौन है, ये सब चीज। कोरस्पॉन्डिंग ऑथर वो ऑथर होता है जिसको आप एक कोरस्पॉन्डेंट की तरह नियुक्त करते हैं कि आपकी बिहाफ पे कोरस्पॉन्डेंस वो करेगा। ठीक है, देन आपके इंट्रोडक्शन शुरू होता है। इंट्रोडक्शन में आपका 1.1, ये भी आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ही सब हेडिंग है। 1.1 प्रैग्मेटिक्स एंड अर्ली लैंग्वेज एक्विजिशन। इसके बाद 1.2 इसके अंदर एक हेडिंग है। देन आपका ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी। 1.3 है आपका। उसके बाद आपका नंबर 2 हेडिंग, अब ये नंबर 2 जो आ गया है वो आपका आ गया मटेरियल एंड मेथड्स। ये बेसिकली यहाँ पे मेथोडोलॉजी शुरू हो गई है। ठीक है, तो इस मेथोडोलॉजी के अंदर आपकी सब हेडिंग्स हैं, सब पॉइंट्स हैं आपके। 2.1 पार्टिसिपेंट्स एंड रिकरिंग प्रोसेसेस, एंड उसके बाद ये आपका चार्ट, एक बेसिकली फ्लो डायग्राम आपको दिया गया है। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे 2.2 आपका डेटा एट्रिशन जो है, ये भी आपका एक सब पॉइंट है मटेरियल एंड मेथड्स का। देन 2.3 मेजरमेंट आपका एक पॉइंट है। 2.3.1 ये इस 2.3 के जो आपके सब पॉइंट्स हैं वो आपका एक प्रॉपर यहाँ पे और सब पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे जो पॉइंट डालने का तरीका है, जो आपके बुलेट्स डालने का तरीका है, वो भी आपके फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंटेड होता है कि किस तरीके से आप अपने बुलेट्स और उन सबको डाल सकते हैं। आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सब मेथड्स और मटेरियल में ही चल रहा है। नंबर 3 आ गया आपका रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट में आप अपने पेपर के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस पेपर में आपने क्या चीज फाइंड आउट की है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपका रिजल्ट में आता है।
ये टेबल पूरी रिप्रेजेंट करती है आपके रिजल्ट्स को, एसोसिएशंस। ये आपका फोर्थ हेडिंग है डिस्कशंस, जो कि रिजल्ट के बारे में आपका प्रॉपर डिस्कशन करेगी। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा डिस्कशन करते हैं, एलैबोरेशन करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स का बेसिक मैकेनिज्म क्या है और बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है। देन कमिंग टू द कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन है। दीज आर द रेफरेंसेस, किस तरीके से हमने कहाँ से हमने लिटरेचर सर्वे किया है। तो ये हमारा एक पेपर था। रेफरेंसेस काफी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं जनरली, बहुत सारे रेफरेंसेस को आप रेफर करते हैं लिटरेचर सर्वे में। तो दिस वाज द फर्स्ट पेपर। नाउ कमिंग टू द सेकंड पेपर, यहाँ पे जो जर्नल का नाम है वो है एसएसएम पॉपुलेशन हेल्थ। टाइटल है हमारा द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ऑथर्स हमारे ये हैं, एफिलिएशन ये है, कीवर्ड्स हमें दिए गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट हमें दिया गया है। देन हमारा इंट्रोडक्शन शुरू होता है। फुटनोट पे आप देख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग ऑथर्स कौन कौन है। देन आपका मेथड्स यूज हो जाता है, शुरू हो जाता है मेथोडोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से मेथड शुरू होते हैं और मेथड्स में हमारी सब हेडिंग्स हैं काफी सारी। देन हमारा आता है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इस रिजल्ट्स में हम काफी सारे चार्ट्स, डायग्राम्स, इन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द डिस्कशन। डिस्कशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम डिस्कशन में देखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें हमने करी हैं, उसको हम एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देन वी आर कमिंग टू द रेफरेंसेस। दीज ऑल आर द रेफरेंसेस, राइट। लेट्स लुक एट द थर्ड पेपर आल्सो, लर्निंग एंड मोटिवेशन इन द नेम ऑफ जर्नल। यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये हमारे ऑथर्स हैं, ये हमारे एफिलिएशंस हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है हमारा। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेथड्स, मेथोडोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रिजल्ट्स आ गए, क्या क्या हमने किया उसके रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। and then discussion and then conclusion and then finally references। तो आप देखेंगे कि मोर और लेस सारे के सारे जो पेपर्स या जो हमने एग्जांपल्स देखे, उन सारे एग्जांपल्स में बेसिकली हमारी जो हेडिंग्स थी वो मोर और लेस सेम ही थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल, टाइटल के बाद आपके ऑथर्स, ऑथर्स के बाद एफिलिएशंस, देन कीवर्ड्स, देन एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी, उसके बाद रिजल्ट एंड देन डिस्कशन एंड देन कंक्लूजन एंड देन रेफरेंसेस। तो ये आपका एक प्रॉपर्ली फिक्स्ड फॉर्मेट है जो जनरली आपके टेक्निकल आर्टिकल्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, so that's all for today my dear students, this was all about research papers and the articles। आई होप कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी बारे में आप कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक आप वहां पे दे सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं, देन प्लीज ट्राई टू शेयर दैम। Do subscribe the channel, do share with your friends जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका benefit उठा सकें। So that's all for today. See you in the next lecture, which would be about the seminars and the conferences. Have a good day.